Finance professionals or dear viewers, today we are going to discuss QCR framework 2024. ठीक है, बेसिकली आई कैप में कुछ दिन पहले इस पे एक वर्कशॉप भी हुई थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग उस वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर सके किसी भी रीज़न की वजह से, या वो मज़ीद उस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, मतलब इन डेप्थ स्टडी चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये वीडियो है, एक एफ़र्ट है, ताकि हम मतलब मोस्टली जो लोग फर्म में काम कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनके ऑडिटर्स जो हैं वो QCR रेटेड फर्म्स हैं, तो वो कैसे जो है क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। क्वालिटी को अश्योर करना तो फर्म का काम है, बट वो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर हो सके, क्योंकि होता ये है कि जब फर्म ऑडिट करने के लिए आ जाती है तो वक्ती तौर पे हमारे पास शायद उतना टाइम नहीं होता कि हम उसको जो है कंप्लाई कर सकें। तो इसीलिए हमें भी एक मतलब शायद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स की भी एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने जो रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट रखने हैं या कंप्लाइंस के मुताबिक रखने हैं, ताकि जब भी कोई फर्म से कोई उसके ऑडिट करे तो उनको एक अपडेटेड और कंप्लाइंट रिकॉर्ड मिले, जिससे जो उनका ओपिनियन है वो बिल्कुल जो है अनमोडिफाइड ओपिनियन रहे। तो इस सिलसिले में एक काविश है तो डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। QCR प्रोग्राम जो है इसने अपना जो फ्रेमवर्क सबसे पहले इशू किया वो 2003 में इशू किया, ठीक है, जो कि रिवाइज हुआ 2009 में, उसके बाद 2015 में और 19 में, और अब आके फाइनली 2024 में रिवाइज हुआ, जो कि एप्लीकेबल है विद इफ़ेक्ट फ्राम October 1, 2024। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क जो है ये आप एक्सेस कर सकते हैं आई की वेबसाइट से। आप डायरेक्ट जो है सर्च करें QCR फ्रेमवर्क 2024 और वो डायरेक्ट आपको इस लिंक पर ले जाएगी। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या जो आई के प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने डिफरेंट फर्म्स का विज़िट करते हुए उनके वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करते हुए क्या चीज़ें या क्या डेफिशिएंसीज ऑब्ज़र्व की, जो कि उन्होंने एक स्लाइड्स के थ्रू उनको बताने की कोशिश की, ताकि क्योंकि देखें मकसद जो है वो किसी की गलती को हाईलाइट करना या वो नहीं है, मकसद है क्वालिटी को बेहतर करना, मकसद है पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करना। ठीक है, अब उस सिलसिले में अगर कुछ चीज़ें उनको पता चलती हैं डेफिशिएंसीज, तो उनका भी वो राइट है, ऑब्लिगेशंस है कि वो लोगों को बताएं ताकि उस पर वो काम करें, उसको ठीक कर लें। ठीक है, मतलब एक तरीका तो ये होता है ना कि उसको किसी तरीके से मतलब दूसरी दफ़ा फिर रिपीट करें, या एक है कि आप उसको जो है जैसे मैनेजमेंट लेटर हम क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं, तो मोस्टली उनकी कोशिश होनी चाहिए ये कि उस जो डेफिशिएंसीज़ हैं, कंट्रोल डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको वो ठीक कर लें। इसी तरह QCR के लिए एक कुछ पॉइंट्स हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फर्म्स जो हैं क्वालिटी को इंश्योर कर सकती हैं। ठीक है, अब ये QCR जो फर्म्स है उनसे ऑडिट करवाना क्यों ज़रूरी है, तो ये जो मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट हैं, लार्ज साइज़ हैं, अभी हम उसका स्कोप भी देख लेते हैं किन किन कंपनीज ने करवाना है। वो ये है, एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, जैसे पाकिस्तान में कुछ कंपनीज को नॉमिनेट कर दिया गया कि वो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, जैसे कि शुगर है। ठीक है, दूसरा लार्ज साइज़ है, और पब्लिक इंटरेस्ट एंड लार्ज साइज कंपनी लाइसेंस फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। ठीक है, मतलब अगर कोई NGOs वगैरह जो लाइसेंस है अंडर 42 43, ठीक है, तो उन्होंने भी जो ऑडिट करवाना है वो QCR फर्म से ही करवाना है। ये एक SRO है SECP का, उसमें भी उन्होंने डेटेड 22 अक्टूबर 2015 उसमें भी ये क्लैरिफाई किया हुआ है। ठीक है, और तमाम लिस्टेड कंपनी हैं, उन्होंने एज़ पर कोड ऑफ एथिक्स भी उनको जो है वो मैंडेट्स करता है कि आपने QCR रेटेड फर्म से ऑडिट करवाना है, जो कि ना सिर्फ ICAP की रिव्यू प्रोग्राम से गुजर चुकी हो बल्कि वो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड से भी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, एक देखें आई की जो QCR है ये ICAP का एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है ये रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब ये इसकी जो इस्टेब्लिश है वो अंडर SECP जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, अब बाकी जो क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम है इसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, इसमें SECP के भी मेंबर्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी हैं, ठीक है, और ICAP के मेंबर्स भी हैं। अब इसकी अगर आपने
फॉर्मुलेशन या फॉर्मेशन देखनी तो आप ICAP की वेबसाइट से देख सकते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस की जो टैब है उसमें से आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इधर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो कौन से एरियाज़ हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के जो मैनेजर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं, रिव्यू करते हैं, उन्होंने हाईलाइट किए हैं, ताकि जो लोग फर्म में काम कर रहे हैं वो उन एरियाज़ को प्योरली फोकस करें। ठीक है, और जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो भी इसको देख लें कि हम किस तरह से अपनी कंप्लायंस लेवल को बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें जो डेफिशिएंसीज हैं उनकी हम कुछ क्लासिफिकेशन इस तरह से की गई हैं कि कुछ हैं जो कि फर्म के सिस्टम में हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो ऑडिट रिपोर्ट लेवल पे हैं, कुछ ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं, कुछ प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग फेज पे हैं, ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कोई डेफिशिएंसीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकती हैं वो है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर फर्म का कोई क्वालिटी कंट्रोल है उसमें कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ISQC1 जो है इज़ रिप्लेस्ड नाउ बाय ISQM। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड इनको रिप्लेस कर दिया है। सेम इसी तरह ISQM1 और 2 जो है वो डेवलप हो गए हैं। QM1 जो है उन्होंने ISQC1 को रिप्लेस किया, और QM2 जो है इस पर जो इंगेजमेंट क्वालिटी इंगेजमेंट रिव्यू है उसके लिए गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो इसमें वो कहे कि हमने फर्म की क्वालिटी को रिव्यू करते हुए कुछ जो चंद एक चीज़ें ऑब्जर्व की वो ये हैं कि इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर द फर्म वाज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, कि फर्म ऑडिटर्स अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल ही नहीं थी। एलिजिबल कैसे नहीं थी? लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, लिस्टेड क्लाइंट है, उसके लिए ज़रूरी है कि QCR रेटेड फर्म होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो QCR फर्म थी ही नहीं। ठीक है, अब इसमें मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ भी किस पे है कि फर्म को देखना चाहिए कि हम QCR नहीं है, हम क्यों इसका ऑडिट करने जा रहे हैं, या क्लाइंट को भी वो करना चाहिए। तो ये फर्म की क्वालिटी कंट्रोल में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं कि क्लाइंट जो है कोड ऑफ एथिक्स के अंदर या CCG के अंदर जो लिखा हुआ है कि इसको should be audited from a QCR rated firm and it should have been registered with audit oversight board as well। लेकिन हम जो है QCR रेटिंग हमारी रिन्यू नहीं हुई, या किसी वजह से QCR रेटिंग जो है वो रुकी हुई है। ठीक है, लाइसेंस जो है वो कैंसिल हुआ है, मतलब वो किसी भी रीज़न की वजह से एलिजिबल नहीं थे लेकिन फिर भी अपॉइंट हो गए। ठीक है, तो एक ये इशू हो सकता है, मतलब ये डेफिशिएंसीज नोट की गई है। बाकी देखिए इनएलिजिबिलिटी डिफरेंट रीज़न और की वजह से भी हो सकती है कि अगर कोई वो जो कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं कि जो ऑडिटर्स हैं उसके कोई रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव, वो CFO या कोई बड़ी पोस्ट पे हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो रीज़न भी हो सकती हैं। मतलब अगर फर्म के क्वालिटी में ये चीज़ें इनबिल्ट कर दी जाएँ तो इससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। दूसरा है कूलिंग ऑफ पीरियड, कि एक पार्टनर जो है उसने कॉन्टीन्यूसली एक पब्लिक इंटरेस्ट क्लाइंट का ऑडिट किया। ठीक है, मतलब उस पर रिक्वायरमेंट थी कि वो कूलिंग ऑफ पीरियड में जाए लेकिन वो नहीं गया। ठीक है, तो ये भी एक डेफिशिएंसीज हो सकती है। ठीक है, तो ISQC1 का जो मैनुअल है जो कि इसको लिखा होना चाहिए था ISQM1, उसमें ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, बतानी है। ठीक है, कि जैसे PIC की केस में आप अपने क्यूमुलेटिव 7 ईयर्स तक ऑडिट कर सकते हैं, उसके बाद आपने कम से कम 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना है। ठीक है, और दूसरा है कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड ISQM1 की पॉलिसी मैनुअल में ये लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन ICAP का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कहता है कि आपने 5 साल का लेना है। मतलब ये भी डिफरेंस हो सकता है कि हमारा पॉलिसी मैनुअल हमने अपडेट ही नहीं किया एज़ पर न्यू गाइडलाइंस। दूसरा इंगेजमेंट पार्टनर रोटेशन, ये वही है कि एक पार्टनर को एक स्पेसिफिक टाइम हो गया है ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हुए, तो ही शुड बी ही और शी शुड बी रोटेटेड फ्रॉम द इंगेजमेंट। तो कई दफ़ा ये इंस्टांसेस भी देखे गए हैं कि उन्होंने इंगेजमेंट पार्टनर या फर्म, आपको पता है ना कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर है तो 5 सालों के बाद फर्म को रोटेट करना है। ठीक है, और अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर है तो उसमें एटलीस्ट आपने इंगेजमेंट पार्टनर को तो रोटेट करना ही होता है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो कई दफ़ा ये इंस्टांसेस भी देखे गए हैं कि पार्टनर रोटेट नहीं हुआ, मतलब ये भी एक डेफिशिएंसीज है। ठीक है, उसके बाद जो क्वालिटी इश्योरेंस डिपार्टमेंट को जब वो रिव्यू करने के लिए आए तो उनको जो लिस्ट प्रोवाइड की गई कि ये क्लाइंट्स हमने किए हैं, ठीक है, QCR फॉर्म में, वो कंप्लीट नहीं थी या बाद में उसको उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब किसी क्लाइंट जो कि कोई रिस्की क्लाइंट है उसको उस लिस्ट से निकाल लिया, या किसी भी गलती की वजह से भी हो सकता है।
ठीक है, और बाद में उसको वो चेंज कर रहे हैं, तो इस केस में उन्होंने इस पर पेनल्टी भी रखी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो QCR रेटिंग है बिकम वॉइड एंड रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ फर्म फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फर्म हैविंग सेटिस्फैक्ट्री QCR रेटिंग। उसके बाद है जी रिटेंशन ऑफ इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। द फर्म हैज़ डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी ऑफ रिटेंशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर एज 5 ईयर्स, ठीक है, लेकिन जो ICAP का काउंसिल है वो 6 ईयर है, लेकिन अब ये लिमिट जो है वो चेंज हो गई है। अब जो एज़ पर न्यू QCR फ्रेमवर्क है वो 10 साल हो गए हैं, ठीक है। 10 साल बेसिकली इन्होंने उसको अलाइन किया है कि जो SCCP या कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली रिकॉर्ड्स को 10 साल तक मेंटेन करने की इन फिजिकल फॉर्म, तो इसलिए इन्होंने उसको साथ इसको अलाइन कर दिया। उसके बाद फाइल की असेंबली है, ठीक है, उसमें भी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो है कि इट वाज नोटेड दैट फाइल्स वर नॉट आर्काइव्ड एंड मॉडिफिकेशन और रिव्यू डेट वाज पॉसिबल डिस्पाइट द फाइल स्टेटस बीइंग आर्काइव्ड। मतलब फाइल का स्टेटस उन्होंने आर्काइव कर दिया लेकिन स्टिल उसमें मॉडिफिकेशन जारी है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें आपके पास 60 डेज होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के आप उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज भी इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होनी चाहिए। उसमें मतलब ये ना हो कि आप उसमें कोई डिटेल है वो ही अमेंड कर रहे हैं, उसकी फिगर्स अमेंड कर रहे हैं, नहीं, आप उसकी मतलब सॉर्टिंग कर रहे हैं, फाइल को अच्छे तरीके से उसको अरेंज कर रहे हैं, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई जो फंक्शनल नेचर की या कोई जिससे कोई वैल्यूएशन पे चेंज है वो आप ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क फॉर्म में कि कई दफ़ा फॉर्म्स ने ये एक जेस्चर दिया कि वो नेटवर्क फॉर्म का पार्ट हैं, लेकिन वो मतलब उन्होंने लेटर हेड उनका यूज़ किया लेकिन वो एक्चुअली पार्ट नहीं थे, ठीक है। या उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी मेंटेन नहीं की गई कि जिससे ये मतलब यकीन हो सके कि वाकई वो ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है। मतलब उन्होंने कोई उनसे रिव्यू नहीं करवाया हुआ उनकी, या कोई पेमेंट नहीं की हुई फ़ी की इस तरह से, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ शो करवाया है कि पार्ट पार्ट हैं, मतलब एक अच्छी रेपुटेशन के लिए, लेकिन आप एक्चुअली में पार्ट नहीं थे, तो ये भी QCR डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन में शामिल है। उसके बाद है जी साइक्लिकल रिव्यूज़। ये बेसिकली ISQC 1 की रिक्वायरमेंट थी कि इट वाज नोटेड दैट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ साइक्लिकल रिव्यूज़, ठीक है। इंस्पेक्शन रिव्यू ऑफ एटलीस्ट 1 कंप्लीटेड इंगेजमेंट फॉर ईच पार्टनर अवेलेबल फॉर आवर रिव्यू विद इन स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। कि आपने जो QCR डिपार्टमेंट को लिस्ट देनी थी क्लाइंट की कि कम से कम 3 सालों में आपके एक हर इंगेजमेंट पार्टनर का एक रिव्यू होना चाहिए था साइक्लिकली, वो भी नहीं किया गया, क्योंकि ये रिव्यू होता है फर्म लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी डेफिशिएंसीज जो है ना हम डिस्कस करेंगे फर्म लेवल की हैं, ठीक है। उसके बाद है EQCR कंसल्टेशन रिव्यू एंड सुपरविजन। ये भी ISQC 1 की रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऑल इंगेजमेंट सेलेक्टिव वर रिव्यूड बाय द इंगेजमेंट पार्टनर हिमसेल्फ, कि जितनी भी इंगेजमेंट थी वो सिलेक्ट हुई, वो रिव्यू की गई इंगेजमेंट पार्टनर नहीं, मतलब ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट इससे अराइज हुआ है। हालांकि EQCR रिव्यूअर शुड बी डिफरेंट पर्सन देन द इंगेजमेंट पार्टनर। उसके बाद एनुअल इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर जो है लाजमी नहीं है कि वो 1 साल ऑडिट करते हुए इंडिपेंडेंट था, अगले साल भी है, या जो इंगेजमेंट टीम है, मतलब इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो चीज़ें भी फाइल में मिसिंग थी। Instances were noted whereby engagement quality control reviewers sign off were not appearing, ठीक है, on completion checklist. Instances were noted whereby date of review was not appearing in audit working paper, कि कब रिव्यू किया है, ठीक है। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि वर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद हो रहा है, ठीक है। इस तरह के इंस्टांसेस भी नोट हुए। Instances were noted whereby adequate documentation was not available in respect of consultation or difficult matter, कि किसी क्लाइंट पे कोई डिफ़िकल्ट मैटर या कोई जजमेंटल मैटर आ गया जिस पे डिफरेंट पार्टनर के साथ ओपिनियन जो था, मतलब स्टैंडर्ड आपको ये नॉमिनेट कर रहा है कि आपने करना था ISQCM 1 का पैरा 34, लेकिन आपने इस पर नहीं किया, या अगर किया भी तो उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने फाइल में मेंटेन नहीं की। उसके बाद है हाउ सेफ गार्ड वर अप्लाइड टू डील विद एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ QCR रिव्यूअर, ठीक है। आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए कैसे उसके जो सेफ गार्ड्स हैं वो अप्लाई किए, उससे रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं थी फाइल में। उसके बाद जी CPDR से रिलेटेड है कि इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन वाज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, ठीक है, मतलब उनकी जो CPD कंप्लायंस है वो कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। समटाइम इंस्टांसेस वर नोटेड एज वेल कि पार्टनर के जो CPDRs हैं वो भी कंप्लीट नहीं थे।
एनुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग, कि फर्म लेवल पे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी इवेल्युएशन या परफॉर्मेंस जो थी वो भी नहीं थी। मतलब आखिर में जब क्लाइंट करते हैं तो एक ऑडिट टीम इवेल्युएशन की चेकलिस्ट होती है वो फिल नहीं की गई थी, ठीक है। मतलब इस तरह के इंस्टांसेस भी नोट किए, क्योंकि इससे ओवरऑल जो फ़र्क आ रहा है वो फर्म लेवल पे है कि फर्म की जो क्वालिटी मैनेजमेंट है शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसीज है, ठीक है। उसके बाद ये इंगेजमेंट स्पेसिफिक एंड एनुअल इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन जो है ना वो भी ऑब्टेन नहीं की गई फॉर ऑडिट इंगेजमेंट्स। कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर कंफर्मेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्केड्यूल वाज नॉट फाउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टाफ, ठीक है। कि आपने जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स है फर्म की वो किस लेवल पे कंप्लाई किए हैं, उनकी कंफर्मेशन जो है अंडरस्टैंडिंग स्केड्यूल वो भी मेंटेन नहीं किया गया। उसके बाद है जी वीकनेस इन इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल फॉर लार्ज साइज एंड पीआईसी एंटिटी। During the QCR, it was observed that firm did not obtain necessary consent from the use of relevant information. कई दफ़ा तो ऐसे भी इंस्टांसेस हुए कि फर्म ने जो है कंसेंट लेटर ही अपना इशू नहीं किया क्लाइंट को। Further inquiry revealed that this was not an isolated incident but part of a broader control weakness related to compliance with ISQC. Specifically, the firm failed to obtain consent for several engagement. ठीक है, this non-compliance with ICAP directive as well as did in conjunction with the SRO 2015 2015 के आप उससे भी देख सकते हैं कि ये उसकी भी नॉन कंप्लायंस है, ठीक है। तो ये सारी जो नॉन कंप्लायंसेस थी ये फार्म लेवल पे या ISQC 1 की जो नॉन कंप्लायंसेस थी, ठीक है, उस तरह से थी। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से है कि मतलब उसमें हमने किस तरह से ऑब्जर्व की है ऑडिट अश्योरेंस डिपार्टमेंट ने, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट ने, ठीक है। इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर मल्टीपल मॉडिफिकेशन या क्वालिफिकेशन वर गिवन इन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट में उसमें कोई 7-8 क्वालिफिकेशंस आ रही हैं, हालांकि उसको मतलब एक असेस करना चाहिए था एक लेवल पे कि क्या इनका इम्पेक्ट एट दी इन 7 या 8 का परवेसिव तो नहीं हो गया है, मतलब अब मटीरियलिटी जो है वो उससे भी थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर गया है, या अगर नहीं किया तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट शुड बी मेंटेन्ड कि हमने इसको मतलब इस पॉइंट को भी कंसिडर किया है। उसके बाद है जी ऑडिटर एडिड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, लेकिन उसको एवेलुएट नहीं किया कि वाई वी हैव नॉट कंसिडर्ड दिस फॉर मॉडिफिकेशन। उसके बाद है जी इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन वाज नॉट इवेलुएटेड वाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ठीक है। कि लॉ की नॉन कंप्लायंस थी लेकिन आपने जो इसको मैनेजमेंट लेटर में डाल के ही बस इसको क्लियर कर दिया, मतलब आपने इसको ये नहीं देखा कि वाई शुड नॉट वी मॉडिफाई आवर ओपिनियन। अप्रोप्रिएट प्रोसीजर वर नॉट इंक्लूडेड इन द कैम, आपने की ऑडिट मैटर्स रिपोर्ट किए हैं लेकिन उसमें जो प्रोसीजर्स हैं वो बड़े शायद जो है ना अप टू डेट नहीं है, या वो प्रोसीजर आपकी जो रेवेन्यू रिकग्निशन है लेट्स सपोज उसके जो प्रोसीजर हैं वो आपने प्रॉपर नहीं किए जो कि एक बनते हैं या उसको वेरीफाई करने के लिए बनते हैं वो आपने सही नहीं दिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज वर नोटेड इन द कैम इंक्लूडिंग इंस्टांसेस वेयर द ऑडिटर शुड हैव मॉडिफाइड द ऑडिट ओपिनियन इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग देम एज कैम। कई दफ़े ऐसे भी हुए कि आपने उसको कैम रिपोर्ट कर दिया है लेकिन होना चाहिए था उसको आप मॉडिफाई रिपोर्ट करते, ठीक है। उसके बाद है जी यूडीएन नंबर, इट वाज नोटेड दैट यूडीएन क्रेडेंशियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आईकैप यूडीएन पोर्टल डजंट अलाइन विद द फिगर्स रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है यूडीएन ये 2022 में आई थिंक 30 जून 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। तो उसमें भी ये एनॉमली ऑब्जर्व की गई कि जो अगर हम आईकैप की यूडीएन पोर्टल से फिगर्स लें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट फिगर आ रही हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है कि आप जब यूडीएन जनरेट करवाते हैं पार्टनर करते हैं तो उसमें नेट एसेट की फिगर देनी होती है आपने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, करंट एसेट्स, रेवेन्यू, वो अपडेटेड नहीं थे, ठीक है। या अगर आपने अपडेट किया है तो कम से कम आपने आईकैप को तो जो है वो ज़रूर इसको वो करना है कम्युनिकेशन करनी है। तो इंस्टांसेस ऐसे भी हुए कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी अक्टूबर 12 की, ठीक है, और आईकैप को अपडेटेड जो है वो मेल कर रहे हैं अगस्त, ऑडिट रिपोर्ट की डेट इतनी थी, आईकैप को मेल किया अगस्त 22 को,
ठीक है, लेकिन जो अपडेटेड वाला था वो ईमेल नहीं किया गया, तो इसमें भी ये इशू हो सकता है। ठीक है, मतलब ये भी नॉर्मली जो है वो ऑब्जर्व की गई। उसके बाद है जी डॉक्यूमेंटेशन फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ठीक है, अब रिपोर्ट में पैरा डाल दिया है गोइंग कंसर्न का, लेकिन उसके मल्टीपल नेगेटिव इंडिकेटर्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन रिपोर्ट में उसको जो है एवेल्यूशन नहीं की गई। इस तरह के इंस्टांसेस भी है, जैसे कि एक कंपनी है वो कंटिन्यूसली नेट लॉस फॉर द ईयर उसने अभी भी रिपोर्ट किया है, उसके पिछले सालों में भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उसकी करंट रेशो जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टॉर्ट हुई हुई है, उसके फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स हैं जो वो नॉन रिन्यूएबल है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, लोन कोवेनेंट्स की ब्रीच है, तो उसको गोइंग कंसर्न की असेसमेंट प्रॉपर नहीं की गई। ये भी इंस्टांस जो है नोट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। द ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड सेक्शन रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट्स में डाटा है, उस तरह का कोई सेक्शन जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में वही मिसिंग था। ये भी इंस्टांस नोट किए गए हैं। ठीक है, मतलब जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 226 और 227 है वो मैंडेट करता है कि किसने ऑडिट रिपोर्ट में ये सेक्शन डालना है। आई थिंक इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट के लिए अगर हम देखें तो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या आई थिंक 7 मिलियन है, लिखा हुआ है सेक्शन में, तो उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन लाजमी रिपोर्ट करनी है, बेशक वो लिस्टेड नहीं भी हैं फिर भी। ठीक है, उसके बाद जी एग्जीक्यूशन स्टेज पे अगर हम देखें क्या डेफिशिएंसीज नोट हुई, तो रिटायरमेंट बेनिफिट है। पहले लेवल पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नो रिकग्निशन ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़ डिस्पाइट द मिनिमम एम्प्लॉय वर अबव द थ्रेशोल्ड। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ ने वो क्वालिफिकेशन पीरियड जो है और जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो भी कंप्लीट कर लिया मिनिमम एम्प्लॉय से, लेकिन उनसे की कोई जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की रिकग्निशन है वो नहीं की गई। मतलब इसको इन अ सेंस देखा जाए तो लाइबिलिटी को अंडरस्टेट किया गया। नो डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयज़, कि अगर ग्रेचुटी है तो उन्होंने कैसे इसके एलिजिबल पीरियड को ऑडिटर्स ने वेरीफाई किया, वो उससे रिलेटेड कोई वर्किंग पेपर फाइल में नहीं था कि मतलब एक एम्प्लॉय है, इसने इस डेट को ज्वाइन किया, ठीक है, आज इसको कट ऑफ डेट पे खड़े होकर, मतलब अगर हम अपने ईयर एंड के हिसाब से देखें तो इसको इतना अरसा हो गया है तो ये एलिजिबल हो गया है, तो क्या इससे रिलेटेड लाइबिलिटी को रिकग्नाइज किया है या नहीं। ठीक है, नो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाज अवेलेबल इन द फाइल वेयर इंगेजमेंट टीम हैड इवेलुएटेड द ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कि जो आपने जिनसे ग्रेचुटी की या उसकी वैल्यूशन करवाई है उन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का आपने कैसे उनकी इंडिपेंडेंस कैपेबिलिटी को चेक किया, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी फाइल में। ठीक है, मतलब वो किस तरह से आपने उनको एवेलुएट किया, मतलब वो किसी बॉडी के मेंबर हैं, ठीक है, वो एक रिप्यूटेबल पर्सनस हैं, वो इसी काम में इन्वॉल्व हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड कोई वर्किंग पेपर फाइल में नहीं था रिटायरमेंट बेनिफिट के केस में। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडिट प्रोसीजर ऑन टेस्ट डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं थे, नो डॉक्यूमेंटेशन, कि जब क्लाइंट ने रिव्यूवर को जो वैल्यूअर है उसको भेजी कि आप जो है ना वैल्यूशन कर दें कि कितनी हमें रिटायरमेंट बेनिफिट की लाइबिलिटी बनती है, तो वो जो बेस डाटा है उसको ऑडिटर्स ने इवेलुएट नहीं किया कि क्या वो ठीक भेजा है उन्होंने, क्योंकि देखें जो उसको भेजे हैं वैल्यूअर्स को, उसने तो उसकी वैल्यूशन कर देनी, नो डाउट वो भी चेक कर रहे होंगे उसको, लेकिन क्या ऑडिटर्स ने उस डाटा बेस डाटा जिसकी बेस पे वैल्यूशन हुई है उसको चेक किया है कि क्या वो अप टू द मार्क है। मतलब देखें ना, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम कर दी तो नहीं कर दिया क्लाइंट ने, मैं वैसे एक डिस्कस कर रहा हूँ जो रिस्क हो सकते हैं उसमें, या जो एक कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट कर लिया लेकिन उन्होंने उसको उनको लिस्ट से निकाल दिया है, या उनकी जो है ना फोर्सफुली रेजिग्नेशन करवा दी है। तो इस तरह से टेस्ट डाटा पे क्या प्रोसीजर आपने किए हैं वो चेक नहीं, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मतलब देखें ना, क्लाइंट ने जो है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भेजी है वो 1200 की है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट में आ रहे हैं वो 1400 आ रहे हैं या 1500 आ रहे हैं, या जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का नोट दे रहे हैं उसमें कोई और अमाउंट आ रही है। तो आपने इन 3-4 चीज़ों को कोरोबरेट भी करना होता है, तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं थी। देखें, अब जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली मेरा जो बताने का मकसद है वो एक तो ऑब्जर्वेशन बताना है, दूसरा ये कि उससे रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि हम कैसे उसको देख सकते हैं।
ठीक है, मतलब उसको कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ है, मतलब सिर्फ इधर मसला बताना नहीं है बल्कि साथ साथ मसले का हल भी बताना है, या वो क्यों मसला है ये भी बताना है। उसके बाद ये कंटीजेंसीज में उन्होंने कह रहे हैं कि हमने नोट किया, इट वाज नोटेड दैट कंटीजेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिस्क्लोजर वाज नॉट अपडेटेड एज पर टैक्स एडवाइजर कंफर्मेशन, कि टैक्स एडवाइजर की कंफर्मेशन आई है लेकिन जो कंटीजेंसी का नोट है वो पिछले साल वाला ही आ रहा है। ठीक है, मतलब जो लीगल एडवाइज़र की कंफर्मेशन आई है उससे रिलेटेड उसको अपडेट नहीं किया गया, तो ये भी एक इंस्टांस नोट किया गया। उसके बाद कंटीजेंसीज में ये था, ठीक है, नो रैशनल वाज डॉक्यूमेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर इन द एरिया रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ द ऑडिट फाइल, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई। मतलब लीगल एडवाइज़र ने कंफर्मेशन में कहा कि ये केस था जी, ये इस तरह डिसाइड हुआ, इतना हमारा फेवरेबल में हुआ, इतनी पैसे देने हमें जो है कंपनी को पड़े, ठीक है, लेकिन अभी जो कंटीजेंसीज वाला नोट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें वो अभी भी केस यही चल लिखा हुआ है कि जी केस जो है ना स्टिल फ़लाँ फॉर्म पे पेंडिंग है, मतलब कोरोबोरेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के इंस्टांसेस भी नोट किए गए। ठीक है, अब इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका मटेरियल इम्पैक्ट भी हो सकता है कि वो केस अनफेवरेबल डिसाइड हो गया हो कंपनी के खाते में, या वो जो है किसी और फॉर्म पे चला गया हो, तो इस तरह के डिफरेंट वो हो सकते हैं। या कम से कम आपने अपनी जो वर्किंग पेपर्स हैं वो उनको अपडेट लाजमी कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू लीगल एडवाइज़र या टैक्स एडवाइज़र कंफर्मेशन। उसके बाद जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में केस में क्या ऑब्जर्वेशंस हुई कि एक प्रॉपर्टी है उसकी रिवैल्यूएशन ड्यू हो गई। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड आपको 3 या 5 साल की जो दे रहा होता है कि आपने एक रेगुलरली रिव्यू करवाना है, लेकिन आपने वो नहीं करवाई। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू मटेरियली डिफ़र कर गई। अब देखिए बड़े ना जजमेंटल से एरिया हैं कि कब मटेरियली डिफ़र करेगी वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू से, लेकिन अगर उसकी डिफरेंट हो गई है तो आपने वो नहीं क्लाइंट को कहा कि आप इसको करवा के दें। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी हुई। दूसरा है कि कंपनी हैड लीज्ड आउट इट्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट्स रेंटल इनकम, कंपनी ने एक प्रॉपर्टी लीज आउट कर दी जिसके अगेंस्ट उन्होंने रेंटल इनकम भी कमाई, लेकिन कंपनी ने स्टिल उसको IS 16 में ही रखा, IS 40 में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ये भी इशू रेज हुआ। उसके बाद जी फिज़िकल वेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ की, बिल्डिंग की, वो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी कि कैसे हमने इसको देखें। एटलीस्ट अगर हम कोई रिकरिंग क्लाइंट है हर साल ना भी कर रहे हो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पे तो हमने उसको कम से कम फाइल में लगाना है कि ऑडिटर्स ने फ़लाँ डेट पे विज़िट किया, ठीक है, इस डेट को इस टाइम पे उन्होंने उसकी फ़िज़िकल वो चेक की। ठीक है, नो डाउट आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे होते हैं, बट आपने फ़िज़िकल पोजेसन भी या फ़िज़िकल उसकी वेरिफिकेशन है वो भी करनी होती है। काफ़ी चीज़ों का आपको उससे भी आइडिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वाज नॉट परफॉर्म्ड। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लांट है इसमें कोई आग लग गई या कोई भी इशू है या उससे रिलेटेड अब जो कैश फ्लो हैं वो इम्पैक्ट हो गई हैं, डिमांड कम हो गई है, ठीक है, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की गई। एरर्स इन कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है क्लाइंट की, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन डिलीशन गेन लॉस की वर्किंग है, उसमें काफ़ी जो है मैथमेटिकल एरर्स जो हैं वो भी नोट किए गए हैं, या उनकी जो रेट्स हैं उसकी रीज़नेबलनेस को भी अब कैसे आपने चेक किया, उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंटेशन को मिस पाया गया बाय QCR डिपार्टमेंट। It was noted that audit file did not contain documentation evidence as to how the auditor concluded that the useful life of the fixed asset, the depreciation rate being used were appropriate with respect to entity having regard to the guidance provided under section। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यूएशन नहीं की गई कि कैसे अपने रेट का कि इतना ही रेट रखना चाहिए था। ऐसे एक बात है ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वो अपने प्लांट्स को वो जो 10% या 15% के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रही है, लेकिन वो दूसरी वो 5% के हिसाब से कर रही है, तो क्यों एनोमली है इसकी। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को, या अगर है भी तो देखें पैटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट में डिफ़र, चीज़ें लाजमी नहीं है कि आपने एक कंपनी को देखा तो दूसरी भी वही हो, अब डिफरेंट लाइन भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम आपने अपनी ऑडिट फाइल में इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो वैल्यूएशन है इसको डॉक्यूमेंट लाजमी करना है, क्योंकि जो रिव्यूअर है हम उनको ये बावर करवा रहे हैं कि कोई भी वो हेड या एरिया जब रिव्यू करने लगे तो वो सारी चीज़ों को ऐसे ही कंसिडर कर रहे हो कि जैसे ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ असाइनिंग ऑडिट रिपोर्ट या एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस हमने इनको इवेलुएट किया है। उसके बाद है जी
With respect to two plots appearing in PP, it was observed that one of the plot was stated at revalued amount and other stated at cost. कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है, आपको वैसे तो स्टैंडर्ड आपको कहता है ना कि आपने पूरी क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यूएशन करवानी है, लेकिन किसी वजह से एक प्लॉट रह गया जी। ये ऐसे भी होता है कि कई दफ़ा अगर डिफरेंट प्लाट्स हों या डिफरेंट जगह पे प्रॉपर्टीज़ हो ना, बड़ी एमएनसीज़ में अक्सर ये इश्यूज़ होता है। तो वो एक प्रॉपर्टी उन्होंने भेज दी क्लाइंट उसको रिव्यू करवाने के लिए, वैल्यूज़ को, वैलिडेटर को, दूसरी वैल्यूएटर को, दूसरी ना बेस है, मतलब किसी भी डिफरेंट रीज़न की वजह से स्किप हो गया, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी है, वो भी नोट की गई। इट वॉज ऑब्जर्व दैट डेप्रिसिएशन इज़ नॉट बीइंग चार्ज ऑन द ऑफिस बिल्डिंग विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज्ड अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की गई, हालांकि उस पर भी चार्ज करनी चाहिए थी। तो ये इंस्टांसेस थे पीपी के जो कि नोट किए गए। ठीक है, उसके बाद ये डेफर टैक्सेशन पे कई दफ़ा है कि डेफर टैक्स एसेट ये लाइबिलिटी ही रिकग्नाइज नहीं की गई, हालांकि क्लाइंट पे वो डेफर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी थी। ठीक है, या अगर नहीं की तो कोई रैशनल जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं किया गया कि क्यों नहीं की गई। उसके बाद है जी डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज तो किया गया, लेकिन फ्यूचर फोरकास्ट जो है वो अवेलेबल नहीं थे कि आपने कैसे इसकी रिकवरेबिलिटी या रिवर्सिबिलिटी को इंश्योर किया, तो उसका जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं था। इसलिए मोस्टली जो है आई थिंक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि डिफरेंट जो पार्टनर्स हैं वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे डेफर टैक्स एसेट्स रिकग्नाइज करने के मामले में बड़े जो है ना वो क्रिटिकल होते हैं, उसको बड़ा एक्टिवली देख रहे होते हैं। वैसे सब चीज़ों को ही देखते हैं, लेकिन इस मामले में क्योंकि ये ना जजमेंटल एरिया और बड़े इसमें डिफरेंट सब्जेक्टिव एरिया है, तो देखना भी चाहिए। ठीक है, तो ये भी उन्होंने इसीलिए ऑब्जर्वेशन नोट की है कि अक्सर जो है ना हमें डेफर टैक्स एसेट तो रिकग्नाइज मिला, लेकिन उससे रिलेटेड कि क्यों रिकग्नाइज किया, फ्यूचर फोरकास्ट या प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे फाइल में। उसके बाद जी एरर्स इन कैलकुलेशन, कि डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में एरर भी कई दफ़ा ऑब्जर्व किए गए कि लैंड पे भी डेफर टैक्स कैलकुलेट कर दिया गया, हालांकि वो परमानेंट डिफरेंस है, मतलब उसने रिवर्स नहीं होना। लैंड पे कौन सा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, लेकिन इसमें ना एक पॉइंट है कि अगर कोई लीज होल्ड लैंड है, अक्सर कंपनीज जो 99 ईयर की लीज़ पे हैं या 66 ईयर की लीज़ पे हैं और वो रिन्यू हो जाती हैं फर्दर 33 ईयर्स के लिए, मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है इस पॉइंट को। तो इसमें एक जजमेंट है कि आप उस पर कर सकते हैं डेप्रिसिएशन ना, मतलब एक लेट्स सपोज एक लैंड है वो 99 ईयर की लीज पे है या 100, तो आप उसको 1% के हिसाब से तो उसका अगर उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं राइट ऑफ यूज़ को, तो उस केस में आप उसको डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टैक्स रिटर्न वाज नाइदर नॉट अवेलेबल और टैक्स बेस नॉट मैचिंग इन टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक स्केड्यूल, ठीक है, मतलब आपने जो टैक्स डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल बनाया है ना, उसमें जो आपने WDVs ली हैं वो रिटर्न में जो आ रही हैं WDV उनके साथ ही मैच नहीं कर रही, तो इस तरह के इंस्टांसेस भी नोट किए गए। उसके बाद ही प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर द कंपनी हैज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एनी प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाइदर एनी रैशनल नॉर एनी वर्किंग वाज अवेलेबल इन द ऑडिट फाइल इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह सेल टैक्स, नो ऑडिट एविडेंस वाज अवेलेबल विद रिगार्ड टू सेल टैक्स रिफंडेबल, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल टैक्स रिफंडेबल रिकग्नाइज किया गया हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिला, ये भी इंस्टांस नोट किया गया। ठीक है, उसके बाद है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन वाज नॉट अवेलेबल इन द वर्किंग पेपर्स टू कंक्लूड एज टू हाउ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी वर नॉट सब्जेक्ट टू सेल टैक्स ऑन सर्विसेज PRA। ठीक है, कि कंपनी अगर कोई PRA से रिलेटेड सर्विस दे रही है तो हमने उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाई कि हमने इसको क्यों PRA की सर्विस में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्ड हैं या नॉट सब्जेक्ट टू BRA हैं, इस तरह की जो है रैशनल वो बयान नहीं की गई। उसके बाद ये जो विद होल्डिंग टैक्सेज हैं, इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर नो डॉक्यूमेंटेशन एज टू हाउ इट वाज इंश्योर्ड दैट विद होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय द कंपनी वर ड्यूली डिडक्टेड एंड टाइमली पेड टू टैक्सेशन अथॉरिटी, कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली कि कैसे आपने इंश्योर किया कि कंपनी ने प्रॉपर इसकी विद होल्डिंग की है और टाइमली इसको पे किया है। Tax refund due from government, instances were noted where no year-wise breakup aging of income tax refundable from government was available in the audit file to ensure their recoverability assessment। ठीक है, मतलब
अरबों रुपए के टैक्सेस आ रहे हैं कि टैक्स रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट, लेकिन उनके पीछे ईयर वाइज ब्रेकअप नहीं है। हो सकता है कि वो लैप्स कर गए हैं, उनकी रिकवरेबिलिटी अभी है भी या नहीं, कि ड्यूरिंग द ईयर कोई केस डिसाइड हो गया और वो कंपनी के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, मतलब प्रॉपर एक इस तरह का ब्रेकअप या उसका कोई रैशनल जो है ना वो नहीं मिला। बड़े पुराने पुराने अक्सर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं कि रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद वो अब रिकवर ना हो। ठीक है, तो आप उनको राइट ऑफ करवाएं। तो इस तरह के इंस्टांसेस भी नोट हुए। उसके बाद ग्रुप ऑडिट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन वाज नॉट अवेलेबल विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है उससे रिलेटेड कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो की हुई है, उसका प्रॉफिट शेयर भी रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन ना तो उसके कोई फिगर्स मिली हैं, ना ऑडिटेड फिगर्स मिली हैं, ना कोई इवन के मैनेजमेंट की फिगर्स भी आपको नहीं मिली हैं कि आपने आप लेट्स सपोज देखें ना, अपने अकाउंट्स में आपने रिकग्नाइज कर लिया कि मुझे $10,000 जो है उससे प्रॉफिट आया है, तो क्या उसके और मेरा उसका 20% शेयर है, तो क्या उसके अकाउंट्स में प्रॉफिट है ऑडिटेड अकाउंट्स में? अगर ऑडिटेड उसका नहीं हो रहा तो क्या मैनेजमेंट फिगर आपके पास अवेलेबल है कि आपने अपना शेयर कैसे रिकग्नाइज किया, आपने कैसे इन्वेस्टमेंट को अपनी रिकग्नाइज किया हुआ है? ठीक है, ऑडिटर हैज सोलली रिलाइड ऑन द वर्क ऑफ एन अदर ऑडिट। और कई दफ़ा इंस्टांसेस ऐसे भी हुए कि ऑडिटर्स ने जस्ट दूसरे ऑडिटर की उस पर रिलाई किया, मतलब अपनी जजमेंट या अपनी उसको कंसिडर नहीं किया। इन केस ऑफ आइजा 600, in some instances, it was also noted that entity being parent company did not prepare consolidated financial statement. Entity parent company थी, उन्होंने जी consolidated financial statement ही नहीं बनाए। ठीक है, या अगर देखें नहीं बनाए तो स्टैंडर्ड आपको कई इस पे वो है, एग्जेम्पशन भी है कि आप कुछ इंस्टांसेस हैं आप उसमें ना भी बनाएं, लेकिन क्या आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन लगाई है फाइल में कि क्या आपने इसको कंसिडर किया है? ठीक है, तो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन को भी फाइल में मिसिंग पाया गया। स्टॉक एंड ट्रेड से रिलेटेड क्या है जी? सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें है वो यही है कि वैल्यूएशन आपने कैसे इसकी डिटरमाइन की, उससे रिलेटेड वो कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं मिली। ठीक है, आपने जो क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई किया एट द टाइम ऑफ एनुअल फिजिकल काउंट वो डिफरेंट था, अब जो वैल्यूएशन में क्लोजिंग क्वांटिटी आ रही है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह की भी ऑब्जर्वेशन नोट की गई। इंस्टांसेस वर नोटेड, मतलब देखें ना आपने, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है ये, आपने जो एनुअल स्टॉक टेक पे फिगर्स काउंट की थी, फिगर से मुराद ये है कि क्वांटिटी काउंट की थी, अब आपने वैल्यूएशन भी तो उसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लेस करनी है ना, तो आपने इसको कई दफ़ा ऑडिटर्स ने उसको भी इग्नोर किया, मतलब वो वर्किंग पेपर ना मिले उससे रिलेटेड भी। इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक वाज नॉट अकाउंटेड फॉर। ठीक है, कि स्टॉक है जो काफ़ी अरसे से स्लो मूविंग आ रहा है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन चार्ज नहीं की गई, मतलब ये अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की तरफ जाता है और ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट है, तो इस तरह के इशूज़ भी आइडेंटिफाई हुए। इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर सफिशेंट एविडेंस वाज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू एनआरवी टेस्टिंग, कि आपने एनआरवी टेस्टिंग कैसे की उससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि अक्सर होता है क्या जो आपकी सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस है वो कम भी हो सकती है, तो उससे रिलेटेड क्या एनआरवी चार्ज करवानी चाहिए थी या नहीं, वो एविडेंस भी ना मिले। इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर फिजिकल काउंट वाज नॉट परफॉर्म, इवन के फिजिकल काउंट ही ना हो। अक्सर ये इंस्टांस होता है कि कई दफ़ा ऑडिटर्स जो हैं ड्यू टू एनी रीजंस दे आर अपॉइंटेड आफ्टर द ईयर एंड and they are unable to count the are unable to conduct the physical inventory count। तो ये एक ऑडिटर्स की है कि वो बैक डेट पे करें। ठीक है, मतलब जिस डेट पे पॉसिबल हो सकता है, और उससे पिछला जो जितना अर्सा उन्होंने नहीं किया, मतलब 30 जून तक जाने के लिए वो बैक वर्किंग करें, रिवर्स वर्किंग करें, मतलब थ्रू अल्टरनेट प्रोसीजर उसको करें। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, instances were noted where sufficient appropriate audit documentation was not available with respect to verification of litigation and claim। ठीक है, confirmation from legal advisor were missing। It was noted that audit file did not include verification of legal and professional charges। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर जो पार्टनर्स हैं वो, और करना भी चाहिए, वो बड़ा एम्फोसाइज करते हैं कि आपने फ़ी एंड सब्सक्रिप्शन का लेजर और लीगल एंड प्रोफेशनल का लेजर ये 100% मतलब वाउच करना है। आपने इसकी पार्टी वाइज डिटेल बनानी है, इसका पर्पस लिखना है, डेट लिखना है, इस प्रॉपर आपने इसको देखना है, क्योंकि इनसे ना चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं कि कंपनीज जो पेमेंट्स कर रही हैं कंसल्टेंट्स को, एडवाइज़र्स को, वो क्या है, कौन से केसेस चल रहे हैं, किसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता जिससे कि
हमारे ओपिनियन पे फ़र्क आए तो ये ज़रूर इसको करना चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसा देखा है कि वेरिफिकेशन ही नहीं की गई लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस की। उसके बाद ये ट्रेड डेट्स हैं। इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर नो ऑडिट एविडेंस वाज अवेलेबल विद रिगार्ड टू रिकवरेबिलिटी ऑफ ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स की रिकवरेबिलिटी कैसे इंश्योर की, उससे रिलेटेड कोई एविडेंस फाइल में नहीं लिया गया। मतलब ना तो कोई एजिंग लगाई है, ना उसकी कोई सब्सिक्वेंट टेस्टिंग की है। Sample was not completely verified. In case of confirmation not received, alternative procedure were not performed. ठीक है, कन्फर्मेशन नहीं आई तो आपका हक बनता है कि आप अल्टरनेट प्रोसीजर तो करें कि उससे सब्सिक्वेंट कितनी सेल हो रही हैं, उसको कितनी उससे रिसीट आ रही हैं, ताकि आप एक मोर और लेस बैलेंस पे पहुंच जाए। तो ये भी मिसिंग पाई गई। इट वाज ऑब्जर्व दैट द कंपनी नाइदर रिकॉर्डेड एनी अलाउंस फॉर ECL। ठीक है, अलाउंस ही रिकॉर्ड नहीं किया जी। और अगर नहीं किया तो कम से कम उसकी रैशनल तो लिखे ना कि क्यों नहीं किया, वाई नो प्रोविजन वाज रिक्वायर्ड। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। लोन्स ये लाइबिलिटी साइड वाले लोन लोन है, बैंक्स लोन भी हो सकते हैं या और भी कोई लोन है। नॉन कंप्लायंस वाज मेड इन रीपेमेंट बट लोन वाज केप्ट एज एन नॉन करंट लाइबिलिटी। आप नॉन कंप्लायंस के नॉन कंप्लायंस किया जा रहा है क्लाइंट, लेकिन आपने स्टिल उसको नॉन करंट लाइबिलिटी है वही रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सॉरी आई थिंक मैं मिस कर गया था कुछ। उसके बाद है जी नो ऑडिट एविडेंस इंक्लूडिंग कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक वाज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू लोन। ठीक है, मतलब बैंक से कंफर्मेशन है वो भी मिसिंग थी लोन की। नो डॉक्यूमेंटेशन इन एंगेजमेंट फाइल इन ऑर्डर टू असेस वेदर द कोवेनेंट्स ऑफ द लोन वर कंप्लाइड विथ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंटेशन ना मिली के जो फैसिलिटी लेटर में कोवेनेंट्स जो FOL में लिखे हुए हैं, क्लाइंट उसको कैसे उसको मीट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उससे रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली। क्योंकि देखिए इन चीज़ों से ना डिस्टर्बेंस ये क्रिएट होती है कि अगर बैंक की कंफर्मेशन ही नहीं आई तो कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि बैलेंस जो है वो इतना ही है। मतलब बैंक एक कम से कम बैंक्स के रिकॉर्ड्स जो हैं वो तो आपके अकाउंट्स में जो फिगर्स आ रही हैं उनके साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कोवेनेंट्स हैं उसको आपने कैसे इवेलुएट किया है कि वो ब्रीच नहीं हो रहे। ठीक है, अगर हो रहे हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट है। क्या उसका इतना इम्पैक्ट तो नहीं है कि उसके गोइंग कंसर्न को हिट कर जाए, या कल को अचानक ही क्लाइंट पे इतनी बड़ी पेनल्टी लग जाए कि जो कि एक ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम से कम उसको हाईलाइट करना या अपनी जो वर्किंग पेपर्स है उसको उसमें इवेलुएट करना उसको। WPPF and WWF instances were noted where no provision for WPPF and WWF were recognized। ठीक है, स्टिल मतलब क्लाइंट पे एप्लीकेबल थी लेकिन प्रोविजन ही रिकॉर्ड नहीं की हुई। अब तो जब से ये WWF जो ख़ास तौर पे है PRA के अंडर हुआ है, मतलब प्रोवेंशियल उसमें आया है, तो उन्होंने तो ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस को ही कवर कर लिया और वो नोटिस भी कर रहे हैं कि आप जो है ना प्रोविजन रिकॉर्ड करें इसमें। उसके बाद ये रेवेन्यू, नो एविडेंस कट ऑफ टेस्टिंग वाज अवेलेबल। रेवेन्यू के केस में पता ही नहीं चल रहा जी, सेल इनवाइस अगले पीरियड की भी अभी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, मतलब या जब कट ऑफ के आपने देखा है तो उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगी हुई फाइल में। सेल टैक्स रिकन्सिलेशन वाज नॉट मेड। आपकी जो आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है, विद सेल टैक्स रिटर्न्स हैं, वो रिकन्सिलेशन नहीं बनी हुई। उसके बाद जिस सैलरीज एक्सपेंस में क्या डेफिशिएंसी ऑब्जर्वेशन हुई कि नो सैलरी रिकन्सिलेशन, कोई रिकन्सिलेशन नहीं बनी कि कितने लेबर्स आए ड्यूरिंग द पीरियड, ज्वाइनर्स आए, बोनस क्या, इंक्रीमेंट्स क्या। ठीक है, इस तरह की मतलब एक एनालिटिकल जो प्रोसीजर है वो वेरीफाई उसको वेरीफाई नहीं किया गया। नो मंथ वाइज ब्रेकअप ऑफ सैलरी वाज अवेलेबल शोविंग बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, यूटिलिटी। ठीक है, नो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाज अवेलेबल to verify allocation of salary among cost of goods sold and admin, selling, distribution. No audit documentation was available relating to test of control being performed on incoming outgoing employees. No audit documentation was available to verify the payment and disbursement of salary। ठीक है, मतलब सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हैं बस, पेमेंट देखी नहीं आपने, हो सकता है घोस्ट एम्प्लॉयज़ को कर रहे हों,
या पर्सनल पेमेंट्स है वो हो रही हूँ, ठीक है। मतलब डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं इसमें। सैलरी को अगर आप एनालिटिकली वेरीफाई करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नो डॉक्यूमेंटेशन वाज अवेलेबल रिगार्डिंग बोनस अप्रूवल, इंक्रीमेंट अप्रूवल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस भी नोट की गई। उसके बाद है जी फेलियर टू ऑब्टेन प्रोफेशनल क्लियरेंस फ्रॉम प्रीडिसेसर ऑडिटर्स। आपने नए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, आपका हक बनता है कि आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से एनओसी लें, ठीक है। प्रीडिसेसर ऑडिटर का भी हक बनता है कि वो दे एनओसी, आप प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लें उनसे, ठीक है। अगर आपने इफ़ दे डिड नॉट रिसीव प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर तो फिर क्या है, द इंगेजमेंट एक्सेप्टेड, मतलब इस तरह के इंसान से स्टिल इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। दिस ओमिशन कंप्रोमाइज द इंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू थॉरोली असेस द रिस्क, ठीक है। इससे हुआ क्या कि इंगेजमेंट टीम की जो एबिलिटी थी कि उन्होंने रिस्क को एवेल्यूएट करना है वो डैमेज होगी, वो नहीं कर सके, ठीक है। कि मे बी देर आर इंस्टांसिस कि अगर आप उनसे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लेते तो आपको शायद वो कुछ ऐसे एरियाज़ या कुछ रिस्की एरियाज़ बता देते कि आप उसको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप उसको चेक करते, ठीक है। लेकिन आपने क्लियरेंस लेटर ही नहीं लिया तो ये इश्यूज़ जो है वो स्टिल अनसर्ड रहे। उसके बाद जी लैक ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू जेई टेस्टिंग, जनरल एंट्री टेस्टिंग, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ठीक है। अब ये इसका पर्पज़ ये है कि आपने ये नहीं देखा कि आपने जर्नल एंट्री कैसे टेस्ट की, कैसे क्लाइंट है वो अपनी जर्नल एंट्री की कैलकुलेशन को देख रहे हैं, ठीक है। कोई पीरियड 13 मतलब ऐसी जर्नल एंट्रीज तो नहीं है कि जो साल के आखिर पे हो रही हैं, या कोई रिवर्सल के डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आपका रिस्क बढ़े तो आपने अक्सर देखा गया कि ऑडिटर्स ने जर्नल एंट्री टेस्टिंग से रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंटेशन मेन नहीं की। Omitted liability testing, very important. That ensures how you ensure the completeness of liability, recorded liability, ठीक है। तो आपने कैसे इंश्योर किया कि क्लाइंट ने कोई लाइबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड नहीं की, तो इससे रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल में नहीं मिली। इट वाज नोटेड द ऑडिटर डिड नॉट परफॉर्म omitted liability testing to ensure the completeness assertion. ऑल लाइबिलिटी दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, कि क्या तमाम लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी मिसिंग हुई। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई कैप में जब मैंने सेशन लिया तो इस पर भी बड़ी बातचीत हुई, मतलब जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स से अदनान साहब और फ़ाद परवेज़ साहब, उन पे काफ़ी जो है उनसे क्वेश्चंस हुए कि ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन से रिलेटेड, कि डिस्पाइट द फर्स्ट ईयर ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द ऑडिट फर्म फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। क्या जी डिस्क्रिपेंसीज हैं? द कोरिस्पॉन्डेंस विद द प्रीडिसेसर ऑडिट फॉर रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर फाइल वाज नॉट अवेलेबल। Alternate procedure for verification of opening balance were not performed and documented in the audit file. It could not be ascertained from the available documentation as to when the work on opening balance was performed and who reviewed the work done. ठीक है, पता ही नहीं चल रहा जी किसने कब काम किया ओपनिंग बैलेंस पे और किसने रिव्यू किया उस काम को, ठीक है। तो इस तरह के इंस्टांसेस भी हुए। अब इसमें मेन ये है कि देखें, जब पहले साल का जो ऑडिटर है, फर्स्ट ईयर ऑडिटर्स है, अब उसका मतलब किस लेवल तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मतलब प्रीडिसेसर ऑडिटर है उसकी किस लेवल, इस पर काफ़ी जो है ना बहस एक डिबेटेबल है ये। क्योंकि देखें अक्सर जो है ऑडिटर्स वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते, तो इट्स देयर प्रोफेशनल ड्यूटी टू रिप्लाई, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो रिप्लाई ना करे तो जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी किस हद तक इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो देखें कुछ चीज़ें होती हैं कि जिस पर आप अल्टरनेट एविडेंस ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई रिपोर्ट्स चेक कर ली, बैंक्स की आपने ओपनिंग बैंक स्टेटमेंट्स देख ली बैलेंसेस के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन हुई है तो आपने रिवैल्यूएशन रिपोर्ट से अब डिफरेंट अल्टरनेट प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जिस पे अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप या तो कर नहीं सकते, या अगर कर भी लें तो दे आर मतलब वो उस तरह से सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इस केस में हम क्या करें, ठीक है। इस पे उन्होंने काफ़ी बहस की, लेकिन इसमें फिर यही हाल निकला कि क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है तो लिहाजा आपको इसको किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ता है ऑल्टरनेट प्रोसीजर से, अगर वो रिप्लाई नहीं करते। उसके बाद है जी ROU एसेट एंड लीज लाइबिलिटी।
It was noted that administrative expenses include rent expense, classified under rent and utility for a building, while the audit documentation file does not include any documented assessment as to why the ROU and corresponding lease liability should not be recognized. मतलब आप रेंट एक्सपेंस 10 मिलियन दे रहे हैं पर मंथ, ठीक है, आपका आप उसको एक्सपेंस आउट करते जा रहे हैं, एक्सपेंस आउट करते जा रहे हैं, आपने फाइल में ये नहीं लगाया कि क्यों मैंने इसको अंडर फाइनेंस लीज जो है वो क्लासीफाई नहीं किया, मैंने क्यों इसका ROU या लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज नहीं की, ये आपने फाइल में नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इस तरह के इंस्टांसेस भी नोट किए गए हैं। मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा का है लीज़ का, तो इट शुड बी ROU शुड बी रिकग्नाइज, ठीक है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस को भी फाइल में मिसिंग पाया गया। उसके बाद ये कट ऑफ प्रोसीजर, इट वाज नोटेड दैट नो डॉक्यूमेंटेशन वाज अवेलेबल इन द ऑडिट फाइल रिगार्डिंग कट ऑफ प्रोसीजर, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। वर्किंग पेपर नॉट साइंड ऑफ, इट वाज नॉट नोटेड दैट ऑल द वर्किंग पेपर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, द डेट ऑफ प्रिपरेशन एंड द डेट ऑफ रिव्यू वाज नॉट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, कब बनाए, कब प्रिपेयर किए, कब रिव्यू किए, तो ये भी मिसिंग पाई गई। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन थी एग्जीक्यूशन स्टेजेस की। अब हम इसको देख लेते हैं प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग स्टेज पे क्या हो सकती है। Instances were noted where sufficient appropriate audit documentation was not available to conclude the appropriateness of management as a use of going concern. Adequate documentation was not available with respect to mitigating factor regarding financial support, ठीक है, मतलब गोइंग कंसर्न के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली, कोई सपोर्ट लेटर नहीं मिला, ठीक है, इस तरह के इश्यूज हुए। उसके बाद इंगेजमेंट लेटर ही नहीं बनाया गया, ठीक है, ये भी होगा, या इंगेजमेंट लेटर में एक ऑडिट की रिपोर्ट के एक्सपेक्टेड कंटेंट देना होता है, वो नहीं लगा हुआ था, ठीक है, मतलब इस तरह की डेफिशिएंसीज उसमें हाईलाइट की गई। या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई। फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, it was noted that EP engagement partner did not consider any significant fraud risk factor due to revenue recognition and management override control। देखिए इसमें इन्होंने इन दो को ही क्यों वो हाईलाइट किया कि बेसिकली ये इनहेरेंट रिस्क होता है, क्योंकि इन पे स्टैंडर्ड भी कहता है कि इनहेरेंट रिस्क है रेवेन्यू रिकग्निशन में और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने इन दोनों फ्रॉड रिस्क फैक्टर को एटलीस्ट शुड मतलब लाजमी कंसिडर करना है। उसके बाद जी रिव्यू ऑफ बोर्ड एंड अदर मिनट्स, ड्यूरिंग द ईयर्स की मीटिंग्स हो रही हैं बोर्ड की, लेकिन उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि आपने कैसे उनको देखा, ड्यूरिंग देयर कोई नए फैसले हुए हैं, कोई नए करने जा रहे हैं, आपने अपने वर्किंग पेपर्स पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट लिया, तो उस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को भी मिसिंग पाया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इन केस ऑफ लार्ज साइज़ जो प्राइवेट लिमिटेड्स हैं या पब्लिक इंटरेस्ट हैं जो कि लिस्टेड नहीं है उस केस में, क्योंकि देखें जो लिस्टेड है उस केस में तो उनकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या उस पर अपलोड हो रही होती हैं, देखिए आपने देखना उधर से भी ये होता है, लेकिन इस केस में प्राइवेट की केस में ये होता है कि मोस्टली इन हाउस ही चल रही होती हैं, तो आपको क्लाइंट भी उसको देने में थोड़ा वो होते हैं, मतलब रिलेक्टेंट होते हैं, लेकिन स्टिल ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंटेशन को अपनी फाइल में मेंटेन लाजमी करना है। उसके बाद जी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर रिप्रेजेंटेशन लेटर वाज नॉट साइंड एट ऑल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन ही नहीं हुआ था, या लेटर साइन हुआ था लेकिन वो उसकी जो डेट थी ना वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट से भी बाद की डेट थी, ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन कर दी, रिप्रेजेंटेशन आप मैनेजमेंट से बाद में ले रहे हैं, तो इस तरह की भी इंस्टांसेस नोट किए गए, ठीक है। इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर द डेट ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी रिमोट, ठीक है। Instances were noted where the management representation did not contain all representation in accordance with the applicable ISAs, कि जो तमाम आइजाज हैं वो 580 में बता रहे होते कि आपने कम अज़ कम इन एरियाज़ पे लाजमी लेनी है, तो रिप्रेजेंटेशन लेटर में वो रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन जो हैं वही मिसिंग थी, इस तरह के इंस्टांसेस भी नोट हुए। उसके बाद है जी मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस, मटीरियलिटी से रिलेटेड है कि आपने जो मटीरियलिटी का बेंचमार्क डिसाइड किया है वो क्यों किया, आपने एसेट क्यों किया, आपने रेवेन्यू रिकग्निशन क्यों नहीं किया, मतलब उससे रिलेटेड कोई रैशनल जो था वो मिसिंग पाया गया फाइल में। उसके बाद जब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिसाइड हुई तो एज़ पर आइजा 320
आपने 50% उसको लिया प्लानिंग मटीरियलिटी का, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को, या 75% लिया, तो उससे रिलेटेड भी ना कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मतलब आपने मटीरियलिटी कैसे डिसाइड की, आपने क्या रिस्क जो हैं वो कंसिडर किए, उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल में नहीं मिली। ये भी एक इंस्टांस जो है वो नोट किया गया। उसके बाद जी सैम्पल साइज, इस बार इट वाज नोटेड दैट द बेसिस ऑफ सैम्पल साइज टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ डिटेल वर नॉट डॉक्यूमेंटेड। क्या आपने सैम्पल साइज इतना क्यों किया, 60% क्यों किया, 30% क्यों किया, 10, मतलब उसकी कोई बेसिस जो है वो नहीं बताई गई, नहीं डॉक्यूमेंट की गई। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स में क्या डेफिशिएंसीज नोट की गई कि डेट ऑफ अथोराइजेशन, जो सबसे लास्ट में एक डिस्क्लोजर होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फलां डेट को अथोराइज फॉर इशू हैं, वो डिस्क्लोजर ही इशू था, मिसिंग था। इनकरेक्ट फ्रेमवर्क, अक्सर ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट है, उस पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क ही जो है वो रॉन्ग सेलेक्ट हो गया, वो रॉन्ग लग गया। मतलब एज़ पर फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो लार्ज साइज़ बनता है, आपने उस पर मीडियम साइज़ लगा दिया, या एज़ पर फैक्ट एंड फिगर वो मीडियम साइज़ है, आपने उस पर स्मॉल साइज़ के एफर्स लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह की इनकरेक्ट जो है वो भी नोट किया गया, फ्रेमवर्क की सिलेक्शन भी। उसके बाद जी अकाउंटिंग पॉलिसीज़, वैसे तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिफरेंट उसकी मिसिंग पाई गई, लेकिन उन्होंने चंद एक का जिक्र भी किया कि पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी को मिसिंग पाया गया। एम्प्लॉय बेनिफिट की कोई पॉलिसी नहीं दी गई कि कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्या उसकी प्रोसेस है। डेफर टैक्सेशन की कोई पॉलिसी ना दी गई। ठीक है, तो ये पॉलिसीज भी मिसिंग पाई गई। स्टैंपिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स का काम नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टैम्प करना या वो करना। हाँ, दे मे प्लेस देयर आइडेंटिफिकेशन स्टैम्प। ठीक है, अब उस पर अक्सर लिखा भी होता है कि स्टैम्प फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज ओनली। ठीक है, property plant and equipment, instances were noted where there was no land or building appearing in the fixed assets. Disclosure of the company, despite company having office in the different city, कंपनीज के ऑफिस तो हैं डिफरेंट सिटी में, मे बी दे आर ऑन रेंट, रेंट पे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन तो करनी है कि देखें फिक्स एसेट स्केजुअल है, इसमें लैंड और बिल्डिंग नहीं आ रही, मतलब लेकिन कंपनी का इतना बड़ा सेटअप है, वो कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या बिल्कुल ही इनके पास लैंड बिल्डिंग नहीं है, तो आपने कम से कम इसकी वैल्यूएशन लाजमी डॉक्यूमेंट करनी है। FSV फोर्स सेल वैल्यू है वो डिस्क्लोज नहीं की जो कि फोर्स कैजुअल की रिक्वायरमेंट है। यूज़फुल लाइफ है उसको रिकॉर्ड या रेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया। ठीक है, ये मतलब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स की डेफिशिएंसीज हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिस्क्लोजर्स है उसकी भी डेफिशिएंसीज को नोट किया गया कि इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर फॉलोइंग वर नॉट डिस्क्लोज्ड। कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है, उसकी रिकन्सिलेशन जो है आजकल रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्लोज नहीं की गई। सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं दिया गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मैनेजमेंट डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क, ये डेफिनेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट, इनपुट अजम्पशन, एस्टिमेशन टेक्निक्स, उनसे रिलेटेड कोई जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई। ठीक है, ये देखिए साथ साथ पैरे भी लिखे हुए हैं कि ये फ़लाँ आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स हैं। इट वाज नॉट नोटेड दैट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाज नॉट डिस्क्लोज। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि एक साइड पाकिस्तान है, इसमें डेट ऑफ अथोराइजेशन है, ज़रूरी है देना। ठीक है, हाँ हाँ जी, ये देखें अक्सर क्लाइंट्स पे ये मैं आपको ट्रीट FTM फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा के अकाउंट्स दिखा रहा हूँ कि ये जो डिस्क्लोजर है ये मिसिंग पाया गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाई कैटेगरी, मतलब इमोटाइज कोर्स पे कितने हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उसकी बेस पे कितने अमोटाइज कोर्स पे कितने, फेयर वैल्यू थ्रू PNL या OCI है वो कितने एसेट्स हैं। ठीक है, ये डिस्क्लोजर भी मिसिंग पाया गया। दूसरा, रिकन्सिलेशन नहीं दी गई कि देखें एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस 498 मिलियन आ रहा होगा एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स का, लेकिन मेरे फाइनेंशियल एसेट है वो 418 मिलियन के, तो बाकी 80 मिलियन क्या क्या है वो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो इस तरह की रिकन्सिलेशन भी देनी होती है कि आपकी जो एज़ पर SOFP जो एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स की फिगर है वो कुछ और है, मतलब 498 है, और आप अगर फाइनेंशियल एसेट 418 के डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप ये भी रिकन्सिलेशन दें कि बाकी 80 मिलियन है वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की डिस्क्लोजर्स हैं वो भी मिसिंग पाए गए। ये तो डिस्क्लोजर्स में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि मतलब अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसिंग है तो आप कैसे इनको इंश्योर कर सकते हैं।
डिटेल ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, उनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं उसकी भी नॉन कंप्लायंस नोट की गई कि प्रॉपर वो टर्म्स उनके साथ डिस्क्लोज नहीं की गई, ठीक है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डायरेक्टर्स को एग्जेक्टिव को जो दिए जा रहे हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए। पैटर्न ऑफ शेयर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो डिस्क्लोज नहीं की गई, जो कि 5th स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी जो है निगलेक्ट की गई या मिसिंग थी। इसके बाद डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी विद रिगार्ड टू 4th एंड 5th स्केड्यूल, फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय द 4th एंड 5th स्केड्यूल वर नॉट प्रोवाइडेड। कौन से जी? रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मिसिंग था। लोन एंड अवासिस गिवन रिसीव्ड और टू फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये मिसिंग था। बेसिस ऑफ रिलेशनशिप कि आपने कैसे पार्टीज़ को डिसाइड किया कि रिलेटेड पार्टीज़ हैं, वो मिसिंग थे। ब्रेकअप ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, हाफ ईयर की फ़ीस कितनी है, एनुअल की फ़ीस कितनी है, अदर सर्टिफिकेशन की फ़ीस कितनी है, ये इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो भी मतलब डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था। शेयर कैपिटल डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दोज इशूड फॉर कैश एंड अदर देन कैश, ये भी मिसिंग थे। मतलब ये डिस्क्लोजर मिसिंग थे लेकिन आपको देने चाहिए, डिस्क्लोज करने चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर रिगार्डिंग कंटीजेंसीज मिसिंग थे, ये इंस्टांसेस वो है वो नोट किए गए। तो जी ये थी इसमें एक डेफिशिएंसीज ऑब्जर्वेशन, साथ साथ मैंने कोशिश की कि मैं आपको साथ साथ मतलब इससे रिलेटेड रिस्क क्या हैं वो भी बताता जाऊँ और कैसे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मैंने ट्राई की कि मैं आपको बताऊं। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। स्टिल इफ़ देयर आर सम क्यूरीज क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन होगी यूट्यूब की उसमें आप वह कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में उसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप उससे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा कि जो अदनान महमूद ख़ान साहब हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैंने जो स्लाइड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं इसको बताना चाहता हूँ, मतलब दूसरे लोग जो कि या तो सेशन अटेंड नहीं कर सके या दे आर मोर क्यूरियस अबाउट क्वालिटी, तो उन्होंने मुझे इसको परमिशन दी, तो मैंने इस पर काम किया और आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी चीज़ें क्लियर करवाई कि कैसे हम क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।